अगर आप लॉ ऑफ क्राइम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, लॉ एग्ज़ाम में स्पेशली, वो मैं आज आपको यहाँ बताऊँगा। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है कि आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, लॉ में दी गई डेफिनेशन के बारे में बताएं, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिखें जिसमें आप बता सकते हैं कि ये लॉ के कौन से चैप्टर में है। सपोज हम आईपीसी की बात करें तो आप बताएं कि आईपीसी के कौन से चैप्टर में है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी लिखी गई हैं जो इस कॉन्सेप्ट से डील करती हैं। फिर उसके बाद में आप बताएं कि ये सेक्शन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर एंड होती है। तो इतनी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आप उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखें और डेफिनेशन के साथ साथ सबसे पहले आप बताएं कि वो डेफिनेशन, वो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लॉ के किस सेक्शन में दी गई है। उस सेक्शन नंबर को आप जरूर लिखें कि कहाँ पे वो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी गई है। जब आप डेफिनेशन लिख दें और सपोज आपको डेफिनेशन ऐसे याद नहीं है जिस तरीके से बुक में लिखी है, तो आप उसके डेफिनेशन याद है तब भी लिखेंगे, नहीं भी याद है तो अब जो नेक्स्ट बात है वो तब भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट बात लिखें आप इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। उस ऑफेंस को, उस एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, ये आप लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? मान लो थेफ्ट का केस है तो आप बताएं कि उसमें टोटल 5 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 डालें, नंबर 2 डालें, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उसमें बता दें। उसके बाद आप बताएं कि वहां उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है। पनिशमेंट के लिए देखो कई बार एक से ज्यादा सेक्शन होती हैं, जैसे थेफ्ट के मामले में ही ले लें तो 378 आईपीसी है जो डेफिनेशन बताती है, और 379 आईपीसी से 382 आईपीसी तक की ये 4 और सेक्शंस हैं जो पनिशमेंट की बात करती हैं। तो आप ये बताएंगे कि पनिशमेंट का प्रोविजन कहां से कहां तक दिया गया है, और उनको ब्रीफ में अगर लिख सकें तो बता सकते हो तो बता दें कि 379 आईपीसी में क्या पनिशमेंट है और किस बात के लिए है, और 380 में किस बात के लिए है। ब्रीफ लिख दें आप एज पर वर्ड्स लिमिट। आप देख लें कि आपके वर्ड्स की लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वो पनिशमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में अब उस ऑफेंस को बताने के लिए 1 या 2 इलस्ट्रेशन जरूर लिख के आए। इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है, एग्जामिनर चेक करता है कि इलस्ट्रेशन इसने लिखा है या नहीं लिखा है। अपनी रिक्वायरमेंट देख लें कि वर्ड्स की कितनी लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 2 लिखने हैं या 1 लिखना है, वो आप ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद आप केस लॉ लिख के आए जो इस ऑफेंस से, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, उससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस केस, उस कॉन्सेप्ट के लिए लैंडमार्क जजमेंट आप वहां पे लिख के आए। ये जजमेंट्स आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं अगर आपके पास वर्ड्स लिमिट कम है, टाइम कम है तो। और वो जजमेंट में आपको लिखना क्या है, जजमेंट में से वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जजमेंट बहुत बड़ा होता है लेकिन आपको क्या लिखना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले उस केस का टाइटल लिख दें। उस केस का टाइटल लिखें कि किस नाम से वो केस जाना जाता है। उसके बाद में उस केस का साइटेशन लिख दें। अगर आपको याद है तो साइटेशन लिख दें, नहीं याद है तो टाइटल से भी काम चल जाएगा। उसके बाद उसका ब्रीफ फैक्ट लिख दें 4 से 5 लाइन में कि उस केस के ब्रीफ फैक्ट क्या थे, और उसके बाद उस केस में क्या हेल्ड किया कोर्ट ने, आपको फिर वो लिखना है। तो जजमेंट में आप केवल इतनी ही बात लिख कर आए। अगला पॉइंट लिखें आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस का, कि हर ऑफेंस का एक क्लासिफिकेशन होता है, कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताएंगे कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या वो नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो ऑफेंस किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, ये आपको वहां पर लिखना है। और साथ में लास्ट क्वालिफिकेशन होता है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये बातें आप क्लासिफिकेशन के पॉइंट में लिखें। 7 पॉइंट हो गए। और लास्ट में आप ये जरूर याद रखें कि अपने आंसर में आप जो आपके कीवर्ड्स हों, आंसर में जो कीवर्ड्स हों उनको आप अंडरलाइन जरूर करके आए। जैसे कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि किसी भी ऑफेंस को बताने के लिए एक मेंसरिया होता है, तो उस मेंसरिया को आप अंडरलाइन कर दें। जैसे मेंसरिया किस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, जैसे इंटेंशनली, नोइंगली, विद इंटेंट टू कॉज, नोइंगली, विद नॉलेज, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नेग्लिजेंटली। इस तरीके से जो वर्ड्स वहां मिलेंगे मेंसरिया के लिए आप उनको अंडरलाइन जरूर करें। और क्या क्या अंडरलाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है आपके ऑफेंस का। सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है या फिर पर्सन है
वो आप बताएं। जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं वहां पे प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होता है, और जहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होते हैं वहां पे पर्सन की बॉडी अपने आप में सब्जेक्ट मैटर होती है, वो आप अंडरलाइन कर दें। कई बार एक्यूज की एज या विक्टिम की एज भी सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उस एज को आप अंडरलाइन कर दें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और इस सीक्वेंस में अगर आप अपना आंसर लिख के आएंगे तो आपकी वर्ड्स लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपके आंसर के सारे कॉन्सेप्ट जो एक एग्जामिनर को अपने एग्जाम में चाहिए, अपने आंसर में चाहिए, वो सभी चीजें यहां पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंसर लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। आप इसको घर में बैठ के पहले प्रैक्टिस करें, रोज कम से कम 2-3 आंसर आप अपना जरूर चेक करें इस तरीके से लिख के कि मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। और डिटेल जो लॉ की वीडियो हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाकर डाली हुई हैं। मेरे चैनल का नाम है लीगल लैंप, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और छोटी छोटी वीडियोस के लिए, एक मिनट से कम की वीडियो के लिए मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है लीगल लैंप शॉर्ट्स। वहां पे एक कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में समझाने के लिए मैंने चैनल बनाया है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।